हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गृह विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। कितने नंबर का आता है, कौन कौन सब्जेक्ट आता है। तो प्लीज़ ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इनमें से 70 अंकों की लिखित परीक्षा होती है, 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य होता है। ठीक है, टोटल 100 नंबर का होता है, जो 30 नंबर जो होता है विद्यालय द्वारा प्रोजेक्ट द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, अब कितने नंबर का आएंगे, बाकी बचेंगे कितने 70 नंबर में से क्या क्या आएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। 15 नंबर का आता है गृह प्रबंध, मतलब घरों की प्रबंध करना। पहला नंबर आता है शिक्षिका द्वारा प्रदर्शित बजट प्रदर्शन, आय व्यय और बचत डाकखाना और बैंक के माध्यम से। ये 15 नंबर का आता है। 15 नंबर गृह में आता है गणित, दशमलव, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, रुपया, पैसा, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर के संदर्भ में, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज का सरल गणना इत्यादि आते हैं। 15 नंबर का आता है स्वच्छ रक्षा। स्वच्छ रक्षा में आता है जल के स्रोत और उपयोग, अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, पेचिश, अतिसार, हैजा, पर्यावरण और जनजीवन पर उसका प्रभाव, अपशिष्ट कचरा प्रबंधन। ये 15 नंबर का आता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ सामान्य रोगों के कारण उनके रोकथाम, चेचक, छोटी माता, खसरा, डिप्थीरिया, टाइफाइड, मियादी बुखार, खुरखुरी खांसी, पित्तस ज्वर, मस्तिष्क ज्वर, रेबीज, हेपेटाइटिस, ABCI, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हाथी पांव, टिटनेस, क्षय रोग और विषैले भोजन के फूड पॉइजनिंग देता है। ठीक है, फिर अगला है वस्त्र और सूती विज्ञान का, जो 10 नंबर इसमें आता है। 10 नंबर का आता है जो सिलाई किट होता है, बेफी फ्रॉक होता है, कुर्ता होता है, पायजामा होता है या पेटीकोट उपलब्धता के अनुसार हाथ की सिलाई अथवा मशीन की सिलाई द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, ये 10 नंबर का आता है। 4 नंबर का आता है भोजन तथा पोषण विज्ञान। भोजन तथा पोषण विज्ञान 15 नंबर का आता है। ये 15 नंबर, इसमें क्या क्या आएंगे ध्यान। भोजन पकाने और परोसने की आधारित विधियां, तत्वों की सुरक्षा का ध्यान रखना, निम्न रोगों के रोगियों का भोजन, रोग की अवधि में और स्वस्थ लाभ के समय भोजन का तीव्र और ज्वर, दीर्घ स्थायी ज्वर, अतिसार, पेचिश, केर्मेटाइटिस, मियादी बुखार, मलेरिया, क्षय रोग, लू लगना इत्यादि का भोजन तथा पोषण के विज्ञान में आते हैं, जो 15 नंबर का रहता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, अब इसके आप बात आता है प्राथमिकता चिकित्सा और गृह परिचय, जो 15 नंबर का आता है। इसमें क्या क्या आता है, हड्डियों की टूट और मोच, श्वसन तंत्र के प्रारंभिक ज्ञान, प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन क्रिया, रोगी की स्पंज करना, गर्म से भाप पारा लेना, बर्फ की टोपी का प्रयोग, नाड़ी श्वसन गति और ताप का चार्ट बनाया जाता है। ये आपको पता चल गया कि इसमें से कितने आएंगे, कैसे आएंगे, कितने नंबर का आएंगे। आइए उसमें कुछ तत्वों पर चर्चा किया जाए। ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 4 अंक का है। गत माह के बजट का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? गत माह का बजट का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? ठीक है, सुचारू बजट बनाने के लिए आगामी माह का बजट तैयार करते समय गत माह का बजट का सुचारू मूल्यांकन कर लेना चाहिए, अर्थात जो पिछले माह का खर्च हुआ है उस माह का बजट बना लेना चाहिए, जिससे हमें इस माह आने वाले माह के बजट में सम्मिलित कर उस अच्छे से उसका निर्वाह किया जाए। ठीक है, सिर्फ सिंपल सा इतना ध्यान दीजिएगा कि बजट जो पिछले माह का हुआ था आगे वाली माह में भी क्या करना, उतने ही बजट जाएगा। अब उसमें क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, उसके परिवार के ऊपर निर्भर करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, पारिवारिक बजट के विभिन्न प्रकार का उल्लेख कीजिए। ये ध्यान दीजिएगा, पारिवारिक बजट का विभिन्न प्रकार का उल्लेख कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें बजट में कैसे लिखा जाता है। पारिवारिक बजट के मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं। पहला, संतुलित बजट, जो बजट हम अपने संतुलित यानी जिस स्थिति में उस स्थिति में निर्वाह हो सके। सिंपल सा छोटा क्वेश्चन लिखिए, घाटे की बजट, जो बजट हम अपने आवश्यकता से अधिक खरीद सके उसे घाटे की बजट कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बचत का बजट उस बजट की जो कहते हैं, जो बजट हमारे पास इस समय है उसके अंदर ही वह काम हमारा हो गया, उसे हम
बचत का बचत कहते हैं, क्योंकि हमारा पैसा भी बचा, वो काम भी हो गया। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको आराम से सिंपल से लिखना है, अपने से बना के भी लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बचत के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा, केयर करिएगा प्लीज़। अगला क्वेश्चन है, ये हमेशा क्वेश्चन आता रहता है, ध्यान दीजिएगा। बचत के 4 मुख्य उद्देश्य बताइए। बचत के 2 लाभ भी लिखिए। बचत के 4 प्रमुख उद्देश्य बताइए। जैसे बचत के 4 प्रमुख उद्देश्य है, वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा। वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा, जब इस समय हम बचत करेंगे तो वृद्धावस्था में हमारे वो पैसे काम आएंगे। बच्चों के विवाह में सहायता, और ये बचे हुए पैसे से बच्चों के विवाह भी कर सकते हैं। आकस्मिक व्यय के पूरा करना, जो आकस्मिक किसी महीने में कम पड़े पैसा, तो इस महीने के या मतलब बचे हुए धन में से उसमें डालकर हम पूरा कर सकते हैं। आरामदायक आवश्यकता की पूर्ति की सहायक, और जो हम आरामदायक है, जैसे टीवी देखना, घड़ी खरीदना, साइकिल इत्यादि को हम अपने आरामदायक के लिए जो खरीदते हैं उस बजट में ही आते हैं। अब इसके बाद वो चेक कितने प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं चेक कितने प्रकार के होते हैं। चेक 4 प्रकार के होते हैं। देखिए पहले साधारण चेक, रेखांकित चेक, उपहार चेक तथा ट्रैवल चेक, ये ध्यान दीजिएगा। अब वाहन चेक किसे कहते हैं? वाहन चेक उसे चेक कहते हैं जिसे ले जाकर कहीं भी व्यक्ति अपना भजा सकता है, ठीक है ना। वाहन चेक हम उसे कहते हैं जो व्यक्ति कहीं भी अपना चेक ले जाकर भजा सकता है, ये बात क्लियर करिएगा। रेखांकित चेक किसे कहते हैं? चेक किसे कहते हैं? बैंक के उस चेक को रेखांकित अथवा क्रॉस चेक कहा जाता है जिसमें चेक के बाईं ओर दो समांतर रेखा खींची दी जाती है, बस इतना ही। फिर उपहार चेक किन अवसरों के लिए दिया जाता है? उपहार चेक क्या होता है इसके बारे में सुनिए। उपहार चेक जैसे मान लीजिए हमें 101 रुपया देना है, 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया इत्यादि जो होता है उपहार चेक में आते हैं। जो 1 रुपया ऐड होता है उसे हम उपहार चेक कहते हैं। जो शादी ब्याह पूजा पाठ इत्यादि में जो दिया जाता है चेक, उसे उपहार चेक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक कलम पेन का मूल्य 12 रुपया है तो 6 कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि एक कलम पूछा है, यदि एक कलम का मूल्य 12 रुपया, 6 कलम का मूल्य, यानी एक कलम का मूल्य 12 रुपया है, तो पूछा है 6 कलमों का मूल्य, तो हम लिखेंगे एक कलमों का मूल्य 12 रुपया है तो 6 कलमों का मूल्य, तो हम क्या करेंगे 6 में 12 का गुणा कर देंगे। 12 5 60, 12 6 72। ये 72 पर हम क्या करेंगे ट्रिक लगा लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है सिंपल। अगला है, इसमें ध्यान दीजिए, पूछ रहा है कि 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं ग्राम। तो 2 केजी में 2 किलोग्राम में कितने होंगे, यानी 2 में 1000 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 2000। कितना हो जाएगा 2000 ग्राम पर आप टिक लगा देंगे। 1 लीटर के बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है तो 1000 मिलीलीटर के बारे में। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं आपको बताए थे, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, अब इस तरह सिंपल क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर दिया है, यदि एक साड़ी का मूल्य 1500 रुपया है तो 10 साड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, एक का दाम दिया है 1500, तो 10 का ज्ञात करने के लिए 15 में 10 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 15000। ठीक है, आप इस तरह आप टिक लगा लेंगे। अगला है, इसमें देखिए ध्यान दीजिए, 4 कलमों का मूल्य, 4 कलमों का दाम 40 रुपया दिया है ना, 40 रुपया, तो 15 कलमों का दाम ज्ञात कीजिए। पेन, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए पेन, यहाँ पर दाम। ठीक है, 4 कलमों का दाम कितना है 40 रुपया है, तो 15 कलमों का दाम ज्ञात कीजिए यक्स। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 में इसका भाग कर लेंगे। ठीक है, तो भाग करेंगे, हो गया 10। ठीक है, अब ये 1 कलमों का दाम हो गया 10, क्योंकि 4 में हमने 10 का भाग कर लिया, कितना हो गया 10। अब इसमें 10 में 15 का गुणा कर लेंगे, क्योंकि 1 कलमों का मूल्य हो गया 10, तो 15 कलमों का हो गया 150। अब यक्स जगह पर कितना हो जाएगा 150, तो हम क्या करेंगे 150 पर इसका ट्रिक लगा लेंगे। अगला देखिए, कुछ साधारण ब्याज में से पढ़ लें। करा कि इसमें करा 14% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 5000 का 6 वर्ष का कितना ब्याज होगा।
तो आप कुछ मत करिए, सिंपल सी है। आप क्या करेंगे कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, आपको फार्मूला बता दिया जा रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा प्लीज़। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया है कि 14% वार्षिक ब्याज की दर से 5000 का 6 वर्ष का मूलधन कितना होगा, ब्याज ज्ञात कर रहा है। तो 5000 इसका मूलधन है, 5000 इसका मूलधन है। इसके बाद कर रहा है 6 वर्ष इसका दर है, सॉरी 14 वर्ष इसका प्रतिशत है, दर है इसका कितना है 14 वर्ष से 6 वर्ष समय बटा में 100। ठीक है, अब इसमें इसका हम गुणा कर लेंगे, कितना आएगा ध्यान दीजिएगा। अब गुणा करेंगे आपका ये, अब ध्यान दीजिए इसमें, देखिए 0 से 0 खत्म हो गया। अब इसमें बचा 50 और 14, 50 गुणे 14 गुणे 6, तो 14 5 70, 70 में फिर 6 का गुणा करेंगे, 6 7 42, यानी ये कितना हो गया 4200 रुपया। सिंपल है, इस फार्मूले से आप कितना बड़ा रहेगा उसको आराम से कर लेंगे। ये बात हमेशा केयर करिएगा कि साधारण ब्याज हमेशा कम रहता है, मूलधन हमेशा अधिक रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। और दर और समय आपके सामने दिया गया है, इन दोनों का गुणा, सबका गुणा करके 100 का भाग हमेशा नीचे 100 रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। यदि आपसे पूछे कि आप तालाब को जल को दूषित होने से कैसे बचा सकते हैं, सिंपल है, थिंकिंग करिएगा थोड़ा। जैसे हम क्या करेंगे, यदि संभव हो तो पक्के तालाब का निर्माण कराना चाहिए, जो अगर आपकी बजट में है या संभव हो, या मतलब आपके घर वाले मतलब उस बजट में सम्मिलित है, मतलब संभव हो, तो उसे पक्का का ही बनवाइए, क्योंकि पक्के में कम पानी सोखता है। ठीक है, तालाब कच्चा हो तो उसके आसपास घाट पक्का बना देना चाहिए। अगर तालाब कच्चा हो तो अगल बगल उसमें घाट बना देना चाहिए। तालाब के चारों ओर दीवार कुछ ऊंची होनी चाहिए, जिससे कि बाहर की गंदगी बहकर उस तालाब में न जाए। ठीक है, तालाब को पशु से बचाना चाहिए, इसके लिए तालाब के चारों ओर दीवार या कांटेदार का घेरा बनवा सकते हैं। ठीक है, जानवर भी उसमें न पिए। ठीक है, अब लिए इसमें अगला देखिए, तालाब में बाहर में गिर जाने वाले कूड़े करकट को समय समय पर निकालते रहना चाहिए, क्योंकि वो सड़ गल कर उसमें खराब हो सकते हैं। कच्चे तालाबों में घास तक कुछ अन्य पौधे उगने लगते हैं, इन्हें तुरंत उखाड़ देना चाहिए। मनुष्य को भी तालाब का पानी इस्तेमाल करते समय कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे पानी को दूषित हो, या मतलब बाथरूम करे, कोई चीज़ करे उसमें ना फेंके। ठीक है, या तालाब के निकट के पेड़ कटवा देना चाहिए, जिससे पेड़ के पत्ते फल इत्यादि तालाब में गिरकर वो सड़ गल जाते हैं, जो तालाब को गंदगा कर देते हैं। तो आप ये क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, आप तालाब के जल को दूषित से कैसे बचा सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, आ भी सकता है, केयर करिएगा, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, देखिए इसमें सबसे जो आने वाले हैं, इसमें कुछ ही प्रकाश डाले जाएंगे। मलेरिया के लक्षण लिखिए, मलेरिया का लक्षण लिखिए, कैसे उसका लक्षण होता है, सिर दर्द, जी मचलना, वमन होना यानी उल्टी होना, तीव्र ज्वर होना इत्यादि मलेरिया का लक्षण है। मलेरिया बुखार से बचने का उपाय लिखिए, मलेरिया बुखार से बचने के लिए मच्छरों से बचना आवश्यक है, उनके लिए मच्छरदानी लगाइए। ठीक है, मच्छरदानी का अधिक प्रयोग करिए, जिससे मलेरिया का बुखार ना हो पाए, ना मच्छर हमारे को काट सके, हमको ना काट सके। अब देखिए ध्यान दीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डीपीटी के 3 टीके लगाने से किन किन रोगों से प्रतीक्षा होती है, थियपरिया, काली खांसी तथा टिटनेस नामक रोग से प्रतीक्षा के लिए डीपीटी के 3 टीके लगवाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, ये पूछा है 15, 16, 19 में, सिलाई किट से क्या लाभ है। ठीक है, सिलाई किट में सिलाई एवं कटाई के सभी आवश्यक उपकरण में एक थैले अथवा डिब्बे में एक उपयुक्त स्थान पर रखे होते हैं, अतः सिलाई करते समय से सहज से उपलब्ध हो जाते तथा खो जाने की भी संभावना कम रहता है। कहने का मतलब है सिलाई किट में सभी प्रकार के उपकरण रहते हैं जो हमें आवश्यक होती है सिलाई को बनाने में, उस सिलाई मशीन को बनाने में, जो आसानी से हमें मिल जाता है और उसे हम बना सकते हैं। अगला है इसमें, मान लीजिए हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन है, वस्त्र को ड्रापिंग करने से क्या लाभ होता है। वस्त्र की कटाई से पूर्व ड्रॉपिंग की जाती है, ड्रॉपिंग करके वस्त्र बनाने से वस्त्र सही नाप
बनता तथा उस नाप नमूना सही बनता है। इससे कपड़े के व्यर्थ नहीं जाता है। नापने से हमें ये होता है कि कपड़े जितनी आवश्यकता हम उतनी काटते हैं और उसे उतना ही बनाते हैं, जिससे हमें फालतू कपड़े की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना ही हमें फालतू कपड़े लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कुछ टिपिकल क्वेश्चन पे ध्यान दे दें। भोजन की अवधि जिसमें समय की बचत होती है, प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है। जल में घुलनशील विटामिन होता है, विटामिन बी और सी। विटामिन ए का उत्तम स्रोत क्या है? दूध। खट्टे फलों में कौन सी विटामिन अधिक मात्रा में पाई जाती है? विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला सबसे अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किस तत्वों की अधिकता से होता है? शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, इससे अधिक मधुमेह रोग होता है। लौह तत्वों की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, क्लियर करिएगा। अब देखिए, मान लीजिए भोजन में किस विटामिन की कमी से स्कॉर्पियो रोग होता है? स्कॉर्पियो रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। ये बात क्लियर करिएगा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत किससे? खट्टे फलों में होता है, विटामिन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हड्डियों की टूटी अस्थि भंग अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्या होता है? शरीर के किसी भाग की हड्डी टूट जाने पर अथवा उसमें दरार पड़ जाने की हड्डी को टूटी अस्थि भंग कहते हैं। हड्डी की टूटी अस्थि भंग मतलब किसी भी अंग को जैसे दरार पड़ जाना या मतलब सरक जाना, उसको हम अस्थि भंग कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? इस पर ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? चोट लग जाने के तुरंत बाद सर्वप्रथम जो उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। जो सबसे पहले उपचार किया जाता है, या पोंछना या उसको धोना गर्म पानी से, उसे प्रथम उपचार किया जाता है। इसको लिखने की जरूरत, जो छोटा सा सिंपल लिख लीजिएगा, चोट लगने के जाने के तुरंत बाद सर्वप्रथम जो उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। अब देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट कितनी बार सांस ले सकता है? 15 और 18 बार। ध्यान दीजिएगा, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम निकालते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले रुधिर और उपस्थित पदार्थ का क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। जो क्या करते हैं? वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और रुधिर में उपस्थित पदार्थ का नाम है। ठीक है, अब देखिए, श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा? फेफड़ा। जो फेफड़े से हम एक बार सिकुड़ते हैं और फैलाते हैं, इससे हम श्वसन क्रिया करते हैं। मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता? यकृत और हाथ, ये दोनों श्वसन क्रिया का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, मानव का फिगर जो श्वसन का पंथ प्रदर्शन है, इसको थोड़ा सा बना लीजिएगा। अब इस तरह बनाकर इसमें सिर्फ कंठ छेद लिखना है, ग्रासनलिका लिखना है, श्वसनी लिखना है, वायुकोश लिखना है, श्वसनिका लिखना है, स्वर यंत्र लिखना है, श्वसन प्राणी लिखना है, धमनी, शिरा, फुफ्फुस, सौरण, ये लिखना है श्वसन प्रदर्शन के लिए। ठीक है, अब इसके बारे में आप बनाकर लिख सकते हैं कि फुफ्फुस क्या होता है, श्वसन यंत्र क्या होता है, स्वर यंत्र क्या होता है जिसे हम बोलते हैं, धमनी क्या होता है, शिरा क्या होता है। इस तरह करके आप हेडिंग डालकर लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, गरारे करने से क्या लाभ होता है? गरारे करने से गले की खराश, दर्द तथा सूजन में लाभ होता है। सामान्य रूप से गर्म पानी में नमक या फिटकी डालकर गरारे किए जाते हैं, बहुत लाभ होता है, इस पर ध्यान दीजिए। रोगी हेतु बफारे का प्रयोग कब किया जाता है? सामान्य रूप से गर्म सिकाई के लिए बफारा दिया जाता है। सामान्य रूप से गले के रोग तथा श्वसन तंत्र के रोगों से बफारा दिया जाता है। स्पंज करने से क्या लाभ होता है? स्पंज रूप से स्पंज द्वारा शरीर की सफाई की जाती है। यदि तीव्र ज्वर हो तो ठंडे पानी से स्पंज करके ज्वर को नियंत्रित किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार, 80 बार, 100 बार, 200 बार। इसको लिखेंगे 72 बार। ध्यान दीजिएगा, नाड़ी दर का संबंध होता है, इसमें ऑप्शन है, इतने 4 ऑप्शन है जो मानव हृदय के धड़कन से संबंधित रखता है। ठीक है, शिशु अवस्था में श्वसन क्रिया की दर होती है 20 से 25। ठीक है, अब एक सामान्य व्यक्ति का तापक्रम कितना होता है? 98.45 फ़ारेनहाइट। ठीक है, प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान देखिए और अच्छी तरह से परीक्षा दीजिए। जो पहले आए पहले उसी क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और उसे लिखिए।
ठीक है। और घड़ी पहन कर जरूर जाइए कि समय कितने मिनट पर हमें ये लिखना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। मैं आपके लिए ही मेहनत करता हूँ, ठीक है। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।